नाउ द टॉपिक इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट ग्रोथ इनहेबिटिंग हार्मोन। ओके, द फर्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहेबिटिंग प्लांट हार्मोन है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो रोल क्या है इसका। इनहिबिट करता है ग्रोथ को रोकता है। रिवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। जिबरेलिन और ऑक्सिन का जो भी काम होता है उसका उल्टा काम ये करता है। ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, क्लोजर करता रहता है, स्टोमेटा को छोटा करता रहता है, बंद करता रहता है। तो उससे होता क्या है, इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन। सीड की जर्मिनेशन को भी रोकता है। इंड्यूसेस डोरमेंसी, इनएक्टिवनेस। बिल्कुल एक ऐसी स्टेज सॉरी एक ऐसी स्टेज ले आता है जहां पर सीड की डोरमेंसी आ जाती है, जहां पर वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब कुछ भी नहीं करना, आगे आगे ग्रोथ रोक देता है, जो कि होना जरूरी है। आप खुद देखो कि सीड क्या होता है। सीड के अंदर सारी चीज़ें क्वालिटीज़ रहती हैं। उस सीड को आप कहीं पे भी ग्रो करें वो ग्रो हो जाएगा। पर वो सीड बना कैसे, वो इसलिए बना क्योंकि उसकी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद किसी ने उसको रोका एंड देन उसकी डोरमेंसी आई एंड देन हमने उसको फिर कैरी किया, तभी तो सीड बना। अदरवाइज वो उसी प्लांट पे होता और आज वही सीड कुछ और नई चीज़ बन जाता ग्रोथ करते करते। तो उसकी ग्रोथ को रोकना भी तो इम्पोर्टेंट था। रिजल्ट इन द विल्टिंग ऑफ लीव्स। इसी वजह से उसकी जो पत्तियां होती है उससे वो क्या हो जाता है, एक ग्रोथ को रोकते हैं तो क्या हो जाता है, विल्टिंग मतलब झड़ जाती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। अब इनके कुछ एडवांटेज भी हैं। देखो, हेल्प सीड टू विथ स्टैंड डेसिकेशन इंड्यूसिंग डोरमेंसी। डेसिकेशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहाँ पर बिल्कुल ड्राई कंडीशन आ गई, जहाँ पर कोई पानी नहीं है, तो भी सीड को वो सर्वाइव करने में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इंक्रीजेज टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू स्ट्रेस। इसी एसिड की वजह से, इसी एब्सिसिक एसिड की वजह से प्लांट को क्या एडवांटेज मिलता है कि ये अच्छे खासे, अगर कोई इन्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा इनफेवरेबल है तो उसको भी टॉलरेंस करने की, उसको सहन करने की ताकत देता है। एब्सिसिक एसिड अगर वहाँ पे किसी फ्रूट को बनाने से रोकेगा, अगर वहाँ पर और दूसरी चीज़ों को प्रोसेस करने से रोकेगा, तो उसकी एनर्जी बचेगी प्लांट की, और प्लांट अपनी एनर्जी से अपने आप को बचाएगा। तो एब्सिसिक एसिड का होना भी जरूरी है। अब देखें इथाइलिन का क्या काम है। गैसेस प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये गैसेस स्टेट में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैसेस प्लांट हार्मोन। एक्ट एज अ ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। ये समझदार क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और साथ साथ में इनहिबिट भी करता है। कॉजिन्स इन 1910 confirmed द रिलीज ऑफ अ volatile सब्सटेंस फ्रॉम राइप ऑरेंज। जो भी ऑरेंज पक जाते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, वहाँ पे उनको रिसर्च करने पे पता चला, कोजिन्स नाम के एक साइंटिस्ट है जिनने 1910 में ये कंफर्म किया कि मैंने एक सब्सटेंस को ढूंढा है जो कि जो भी राइप हो जाते हैं, जो भी ऑरेंजेस जो होते हैं वो पक जाते हैं, उनके अंदर होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है। ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं उसमें से रिलीज हो रहे हैं, और वही वो सब्सटेंस कौन सा है बेटा, इथाइलिन। अब देखो इथाइलिन के कुछ यूज़ हैं, कुछ रोल हैं, क्या काम है उसका। तो उसका रोल है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेंसेंस को। ये एजिंग को कंप्लीट करता है कि फटाफट ओल्डनेस आ जाए, खत्म हो जाए काम, वापस से फिर नई पत्तियाँ आएंगी प्लांट पे एंड देन काम होगा आगे, फिर वापस से जन्म लेंगे। तो उसके लिए पहले उन पत्तियों को हटाना भी तो पड़ेगा, उन फ्रूट्स को गिराना भी तो पड़ेगा। प्रमोट्स द एब्सिशन। ये क्या करता है, डिटेचमेंट को प्रमोट कर देता है, यानी कि डिटेचमेंट हो। इस वजह से क्या होगा, डिटेचमेंट मतलब होता है टूटना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो प्लांट से क्या चीज़ टूटना चाहिए, एक तो पत्तियां और दूसरा क्या होगा, फ्रूट्स। हेल्प इन द फ्रूट राइपनिंग। फटाफट फ्रूट को क्या करता है, ये राइप करता है, मतलब उसको ग्रोथ देता है कि तू फटाफट पक जा बेटा। ब्रेक्स सीड डोरमेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। और ये क्या करता है, सीड की डोरमेंसी को तोड़ रहे हैं और देखो प्रमोट कर रहे हैं, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को। इनिशिएट क्या करता है, सीड की जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है कि सीड जर्मिनेट करे, ग्रोथ करे, अंकुरित हो जाए। प्रमोट रूट ग्रोथ, और यहाँ तक कि रूट के अंदर ये ग्रोथ का काम कर रहा है, इसलिए तो उसको बोलते हैं कि ये
प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है। यानी कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पर वो रोकने का काम कर रहा है, कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पे वो प्रमोट करने का भी काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ का है ना। इनिशिएट ऑफ द फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग को इनिशिएट कर रहा है, यानी फ्लावरिंग को ग्रोथ दे रहा है, देख लो, यानी कि ग्रोथ का काम भी कर रहा है और प्रमोटिंग का काम भी कर रहा है और इनहिबिटिंग का काम भी कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि कौन कौन से इसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि फोटो पीरियडिज्म होता क्या है। फोटो मतलब लाइट, और पीरियडिज्म मतलब सीधा सा मतलब है टाइम, ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए एक लाइट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इनको। एक तो है लॉन्ग, शॉर्ट एंड डे। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, नीड मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डार्कनेस। इस लाइन को जब आप पढ़ोगे ना, मुझे लगता है आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर होंगे। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि आप नाम से देख सकते हैं कि जिनको दिन कम चाहिए, शॉर्ट डे यानी कि जिनको लाइट्स की नीड कम होती है, उनको हम शॉर्ट डे बोलेंगे। पर एक बार इस लाइन को समझें, नीड मिनिमम नंबर ऑफ आवर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस के कम से कम नंबर इनको चाहिए। इसका मतलब क्या, दिन में ज़्यादा नंबर चाहिए? नहीं, आप इसको ऐसे ही याद रखना बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है एक पॉइंट, क्योंकि ये ना टॉपिक नॉर्मली नहीं है, क्योंकि ये थ्रेश होल्ड के ऊपर डिपेंड होता है। थ्रेश होल्ड एक वैल्यू होती है, लिख देता हूँ मैं, थ्रेश होल्ड। ये उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बता रहा है। उस वैल्यू में क्या है, नीड मिनिमम नंबर ऑफ आवर ऑफ डार्कनेस। जब जहाँ पे ऐसा लिखा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ आवर ऑफ डार्कनेस, अगर थ्रेश होल्ड वैल्यू के ऊपर, तो आप समझना कि वहाँ पर दिन में कम नंबर ऑफ आवर की बात हो रही है, कम लाइट की बात हो रही है। मतलब याद रखने के लिए सीधा सिंपल से बात है कि उसका उल्टा कर देना। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, जहाँ पर लाइट की नीड कम होती है, तो आप उसको उल्टा क्या लिखेंगे, नीड मिनिमम नंबर ऑफ आवर ऑफ डार्कनेस, ऐसे लिख देना आप, क्योंकि ये थ्रेश होल्ड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है लाइन पूरी, ठीक है। इसको तुम जब और हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ समझोगे। फ्लावर व्हेन एक्सपोज टू लॉन्ग नाइट, यहाँ पर क्या होता है, लंबी रातों का काम होता है। तो फ्लावर कहाँ पर एक्सपोज होते हैं, लंबी नाइट में, लॉन्ग नाइट्स में, ठीक है। जैसे कॉफ़ी हो गया, क्रिसेंथेमम हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये इसी टाइप की प्लांट्स हैं जो शॉर्ट डे प्लांट्स में आती हैं। और कौन से सीज़न होते हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन में दिन जो होते हैं छोटे होते हैं थोड़े, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या आता है, नीड मिनिमम नंबर ऑफ आवर ऑफ डार्कनेस। देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम की जगह अब यहाँ क्या आ गया, मैक्सिमम। उधर क्या था, मिनिमम। तो जहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट का सीधा से मतलब है जहाँ पर लाइट की नीड ज़्यादा होती है, तब हम यहाँ पे लाइन को कैसे बोलेंगे, थ्रेश होल्ड वैल्यू, देख लिखा हुआ थ्रेश होल्ड डार्कनेस वैल्यू। तो कैसे लिखते हैं उसको, नीड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डार्कनेस, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में डार्कनेस चाहिए, ऐसा लग रहा है, पर एक्चुअल में वो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो थ्रेश होल्ड वैल्यू का एक्सप्लेन कर रहा है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। जैसे समर सीजन में इस टाइप की एक्टिविटी होती है, लेट्यूस होता है, स्पिनच होता है, पटेटो होता है, इनको लंबी धूप की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी लाइट लंबी होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर आता है डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लावर, ऐसे फ्लावर, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन, जो डिपेंड नहीं करते कि कितनी देर तक लाइट पड़ रही है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें रोजेज आते हैं, क्या आते हैं, रोजेज, कुकुम्बर एंड टोमेटो। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लाइट से के एक्सपोजर से लाइन मतलब उस टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना टाइम पे ही जो काम करना है इनको वो करते हैं। फ्लावर जिस टाइम इनको एक्सपोज करना है उसी टाइम एक्सपोज करेंगे, इनको डे नाइट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम उस टॉपिक की तरफ जिस वजह से हाउ फोटो पीरियडिसिटी अफेक्ट फ्लावरिंग, कैसे फोटो पीरियडिज्म जो होता है वो अफेक्ट करता है फ्लावर की ग्रोथ को। चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसको अफेक्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फाइटोक्रोम एक वर्ड है। फाइटोक्रोम का नॉर्मली मतलब क्या है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन समझते हैं।
हाउ फोटोपीरियडिसिटी अफेक्ट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को कैसे फोटोपीरियडिज्म जो है अफेक्ट करता है। तो क्या लिखा हुआ है, मैनी प्लांट्स यूज फाइटोक्रोम, बहुत सारे प्लांट फाइटोक्रोम का यूज़ करते हैं टू एब्जॉर्ब लाइट टू रेगुलेट फ्लावरिंग, जो कि फ्लावरिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लाइट प्लस केमिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइटोक्रोम, जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फाइटोक्रोम को कहाँ होते हैं, फोटो रिसेप्टर, उसको क्या करते हैं, फाइटोक्रोम को कैरी करते हैं। अब ये दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है पी आर एंड एक है पी एफ आर। इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी आर एंड एक लिखेंगे पी एफ आर। पी आर का मतलब हो गया फाइटोक्रोम वो जो रेड कलर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और फाइटोक्रोम वो जो फार फ्रॉम रेड, यानी रेड से दूर रहें, यानी कि रेड को ना करते हुए कोई दूर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इन्हीं के दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही क्या होता है, फ्लावरिंग जो होती है वो अफेक्ट होती है। कभी नाइट में वो फ्लावर बनेगा तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से बनेगा। हो सकता है पी आर उस जगह एक्सपोज हो जाए जो रेड लाइट को दिन में क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहाँ पे फ्लावरिंग आ जाए। लेकिन ब्लू लाइट जो होती है वो शाम के टाइम पे होती है, तो हो सकता है शाम के टाइम पर पी एफ आर डोमिनेट हो जाए और पी आर रेसेसिव हो जाए, यानी कि कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके ही क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। इसीलिए डे न्यूट्रल, इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट और इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इन्हीं पी और एफ आर के कोऑर्डिनेशन की वजह से। ओके, तो अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आपके इस चैप्टर का। ठीक है, कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे अपन। ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है, मूवमेंट जानते ही हैं आप। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट ऐसे कौन कौन से ट्रॉपिकल मूवमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट में हम 4 तरह की ट्रॉपिकल मूवमेंट पढ़ेंगे। एक है फोटोट्रोपिज्म, एक है जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड लास्ट वन इज कीमोट्रोपिज्म। तो आपने फोटोट्रोपिज्म अभी आपने समझ रखा होगा, पर एक बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेंडिंग ऑफ अ प्लांट इन अ रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में अगर कोई प्लांट बेंड कर रहा है तो इसको फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। शूट आर पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, शूट हमेशा क्या होता है, लाइट के डायरेक्शन में जाता है, लेकिन रूट को अंधेरा पसंद है, तो रूट क्या करता है, लाइट के डायरेक्शन में जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म। जो उसके साथ काम करता है हम उसको पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म ऐसे बोलेंगे, पॉजिटिवली बोलेंगे, एंड जो उसके अपोजिट काम करता है उसको हम नेगेटिव में रखेंगे। अब समझ जाएंगे आप जियोट्रोपिज्म। जियो यानी क्या होता है, धरती, ग्रेविटी, जियो मतलब ग्रेविटी, धरती हुआ कोई बात, तो ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन आपने देखा होगा प्लांट ऊपर की तरफ जाता है जबकि धरती नीचे की तरफ खींच रही है, यानी कि शूट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, शूट क्या है, नेगेटिव है। शूट नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है, लेकिन रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होता है। ठीक है, अब हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म का नॉर्मल मीनिंग क्या है, बेंडिंग ऑफ अ प्लांट इन अ रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, पानी के रिस्पॉन्स में प्लांट का बेंड हो जाना। तो यहाँ रूट जो है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म है। क्यों, क्योंकि रूट्स उस एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करती है जिस एरिया में पानी होता है, पर शूट का ऐसा नहीं होता क्योंकि वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, रूट पानी तो जड़ों में है, तो ऊपर शूट नीचे की तरफ तो आ नहीं रहा है, यानी दोनों अपोजिट में है। तो शूट यहाँ नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म में है, लेकिन रूट जो है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म में। ठीक है, अब देखो कीमोट्रोपिज्म, अब ये क्या चीज़ है, तो लिखा हुआ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल, किसी पर्टिकुलर केमिकल की वजह से प्लांट का मूवमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। जैसे रूट आर पॉजिटिवली कीमोट्रोपिज्म। क्या होता है, रूट क्या करता है, मिनरल्स लेता है, कहाँ से लेता है, सॉइल से, बट और भी एक टाइप की केमिकल ही तो है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लेता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पानी अगर हमने डाला तो H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और भी अलग अलग टाइप के हैं। आप अगर यूरिया डाल रहे हैं, आप DAP डाल रहे हैं, कुछ भी केमिकल डाल रहे हैं तो रूट में डालते हैं ताकि रूट क्या करे, उसको सक कर ले। यानी कि केमिकल के रिस्पॉन्स में रूट्स आगे बढ़ रही हैं, न कि शूट। तो रूट्स आर पॉजिटिवली कीमोट्रोपिज्म एंड शूट्स आर नेगेटिवली कीमोट्रोपिज्म। एंड देन लास्ट वन नास्टिक प्लांट मूवमेंट। अब नास्टिक प्लांट मूवमेंट क्या होता है, जो सडनली ग्रोथ करते हैं।
जो क्या करते हैं, इमिडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट आज गिर रही है तो 2-3 दिन में धीरे धीरे बेंट हुआ प्लांट, ऐसा नहीं कह रहे हम। जो सडनली आपको हाथों हाथ रिस्पॉन्स करे। जो देखो, रेंडम प्लांट मूवमेंट इन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज कॉल्ड द नास्टिक प्लांट मूवमेंट। और किस में होता है, जैसे क्रीपर्स होते हैं वो, टच मी नॉट प्लांट, आपने कभी ऐसा प्लांट देखा हो जिसकी ऐसे लीफ होती हैं, ये ऐसे, और जैसे आप इसको टच कर दें, इसको जैसे टच करेंगे तो इसकी सारी जो लीव्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट में अरेंज हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। ये है ना, हाथों हाथ क्या करता है, रिस्पॉन्स कर देता है और सारी अपनी लीव्स को एक जगह इकट्ठा कर देता है। अगर आपकी ने इसकी स्टेम को, ब्रांच को किसी को पकड़ दिया, टच कर दिया, तो ब्रांच बिल्कुल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, आप इसका नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप नॉर्मली डालना टच मी नॉट प्लांट एनिमेशन वीडियो, तो नॉर्मली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, बाय बाय।